हेलो एवरीवन। तो हम ये मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे थे। ठीक है, ये मई की मैगज़ीन है। तो इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक पर्यावरण है। तो उसको पढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि ये जो हाईलाइट पोर्शन है, आपको ये जो पीडीएफ है इसमें सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट जो है वो हाईलाइट कर रखी हैं। तो ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और जो कि यूपीएससी जर्नी विद जूस स्पाइन के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो उधर है, और लिंक उसका मैं नीचे पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, तो उसके थ्रू आप पीडीएफ का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें। तो ये है यूएनसीसीडी का कॉप 15 सम्मेलन हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कोटे डी आइवर के आबिदजान में हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि ये जो यूएनसीसीडी है, संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थल रोकथाम अभिसमय भी बोला जाता है इसे। तो ये 1994 में अपनाया गया था इसको। मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव को संबोधित करने वाला यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये बाध्यकारी भी है और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी है। किसके ऊपर? मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों को संबोधित करने वाला। इसमें 196 सदस्य हैं, और यूरोपियन सहित 197 पक्षकार शामिल हैं इसमें। भारत भी इस अभिसमय का हस्ताक्षर करता है। तो पूछ लिया जाता है भारत है या नहीं, तो ये भी है। और जो कॉप 15 है उसको कोटे डी आइवर के अभियान में आयोजित किया गया है, ये पता ही है। और इसकी जो थीम है वो भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर, ये है। ठीक है, फिर इसमें बताया गया सतत लक्ष्य संबंध। तो इसमें 15 जो एसडीजी गोल्स का 15 है, उसमें बताया गया जो भूमि पर जीवन, भूमि आधारित परिस्थितियों प्रणालियों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और टिकाऊ प्रबंधन की मांग करती है। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट 3 है, लक्ष्य का पॉइंट 3 15.3 विशेष रूप से 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थ विश्व को प्राप्त करने पर लक्षित है। फिर नई कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। क्या क्या प्रतिबद्धताएं यहाँ पे ली गई हैं, तो वो देख लेते हैं कि ये 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर निम्नीकरण भूमि के पुनर्स्थापन में तेजी लाएगा। ठीक है, 22-24 के लिए सूखे पर अंतर सरकारी कार्य समूह की स्थापना की जाएगी। फिर इसमें तीसरा है कि मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण की वजह से जबरन प्रवास और विस्थापन की समस्या को संबोधित किया जाएगा, जो ग्रामीण गतिशीलता और आजीविका की स्थिरता को बढ़ावा देगा। फिर भूमि प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाया जाएगा। फिर ये नेक्स्ट अगला जो है, इसमें दिया है कि रियो सम्मेलन के 3 सत्र हैं। एक तो जैव विविधता सम्मेलन है, यूएनसीसीडी है, और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के बीच अधिक से अधिक समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ एक नई घोषणाएं भी हुई हैं, जैसे कि आबिदजान आह्वान है, दीर्घकालिक पर्यावरण संधारणता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों ने जारी किया है इसको। फिर भूमि के सफलतापूर्वक पुनर्स्थापन के लिए लैंगिक समानता प्राप्त करने पर आबिदजान घोषणा जारी की गई है। ठीक है, और इसमें कॉप 15 में हमने इसकी थीम देख ली थी, भूमि जीवन और विरासत घोषणा है। तो ये थीम भी है इसकी, और एक आबिदजान आह्वान है, ये 2 हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद नीचे दिया है कि जो सूखे की संख्या बताई है कि जो मौसम जलवायु जल संबंधी खतरे 50% आपदाओं से संबंधित 45% मौतों के लिए उत्तरदायी रहे हैं। सूखे की संख्या अवधि में 29% की वृद्धि भी हुई है 2000 के बाद से, और प्राकृतिक आपदाओं में सूखे की भागीदारी केवल 15% है। तो अगर सूखे के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो ये हम डेटा डाल सकते हैं कि 2000 से ये वृद्धि हुई है, और प्राकृतिक आपदाओं में सूखे की भागीदारी केवल 15% है। और भारत की से संबंधित निष्कर्ष ये है कि 2020 से 2022 के दौरान भारत का लगभग 2/3 भाग सूखे से प्रभावित हो रहा है। और 1998 से 2017 के बीच भारत के जीडीपी में 2 से 5% तक की कमी आई है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद अन्य पहल हैं, भूमि के लिए व्यवसाय पहल है। इस पहल में कंपनियों द्वारा भू निम्नीकरण तटस्थता की दिशा में की गई है। दूसरा है सोहेल सोर्सिंग चैलेंज। इसमें क्या है कि ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। ग्रेट ग्रीन वॉल जो है अफ्रीका नेतृत्व वाला आंदोलन है। इसका
उद्देश्य अफ्रीका की संपूर्ण चौड़ाई में 8,000 किलोमीटर में विश्व का प्राकृतिक हरित आश्चर्य विकसित करना है। तो ये जो अफ्रीका है, सहारा वाला क्षेत्र, इसमें एक ग्रेट वॉल बनाई जाएगी। तो इसमें ये ऐसे ग्रेट वॉल बनाई जाएगी जिससे कि जो है मरुस्थल का जो रेत वगैरह है वो उधर उपजाऊ मिट्टी की तरफ ना जाए, तो यहाँ पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे। तो यही हम अपना रहे हैं मॉडल राजस्थान में, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है ग्रेट वॉल को। फिर ड्राउट लैंड है, ये UNCCD का नया जागरूकता अभियान है। ठीक है। फिर उसके बाद भारत में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के बारे में दे रखा है कि ये भूमि क्षरण क्या होता है। तो ये होता है जैव विविधता और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भूमि की उत्पादकता में गिरावट से है। मरुस्थलीकरण शब्द भूमि क्षरण का उपपद है। इसे शुष्क भूमि क्षेत्रों, शुष्क अर्ध शुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में होने वाले भूमि क्षरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक तो डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्या है। एक तो ये तो जैव विविधता और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भूमि की उत्पादकता में गिरावट आ जाती है, तो उसको कहते हैं। फिर मरुस्थलीक शब्द का इन्होंने परिभाषा बता दिया। भारत का जो लगभग 69% शुष्क भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर इसमें कुछ बताया है कि क्या कारण है जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। प्राकृतिक कारण भी है और मानव जनित कारण भी है। प्राकृतिक कारण में आप लिख सकते हैं पवन अपरदन हो जाता है, जलीय अपरदन है, रासायनिक अपरदन, ये सब भौतिक है और खतरे भी रहते हैं। और मानव क्या कर रहा है, मानव प्रभावित क्षेत्र जो है, जैसे कि जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, पशुधन चराई है, भूमि उपयोग में परिवर्तन आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कृषि और संबंधित गतिविधियाँ, ये सब आते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है कि देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में संबंध में मरुस्थलीकरण जो भूमि क्षरण में प्रभावित होने वाले क्षेत्र जो है 23% का राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट बताएं कि इनका अवरोहीकरण है। मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा है और फिर नीचे जो स्टेट दिए हैं उनका क्रम आता है। फिर भूमि क्षरण और मरुस्थल के प्रभावित क्षेत्र प्रभाव क्या है। ठीक है। तो ये जो डेटा है ना, ये तो इसमें बता रखा है 74%, और इसमें इंडिकेटर भी दिए हैं कि 74% लवणता, जलभराव, तुषार की इसकी वजह से हो रहे हैं। पवन अपरदन 6% की भूमिका निभाता है। वनस्पति निम्नीकरण ये 9% की, और जलीय अपरदन 11% की। ये सब हम डाल सकते हैं सूखा वाले क्षेत्र में, सूखा मरुस्थलीकरण वाले, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। फिर प्रभाव, अब भूमि क्षरण से प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो, सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। इससे भूमि के जल संचयन की क्षमता को कम कर देगा। ये असुरक्षित भू स्वामित्व लोगों और समुदाय की जलवायु परिवर्तन से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है, जो भूमि क्षरण से और अधिक खतरे प्रदान करता है। फिर मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि जूनियर डिसीज़ है उनको बढ़ावा मिलेगा, इसमें खाद्य जनित बीमारियाँ को भी बढ़ावा मिलेगा। फिर उसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव भी दिखाई देते हैं इसमें। तो इसमें बताया है पर्यावरणीय प्रभाव में ये है जैव विविधता हानि को तीव्र करते हैं ये, और पारिस्थितिक तंत्र को, सेवाओं को बाधा उत्पन्न करते हैं। फिर आगे की राह दी गई है इसमें। आगे की राह में हम देख सकते हैं कि भूमि क्षरण को संबोधित करने के लिए, जैसे वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं कि भूमि क्षरण को संबोधित करने के लिए स्थानीय और स्वदेशी ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। दूसरा दिया है कि जो बहुकार्यात्मक भू परिदर्शन दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। विंड ब्रेक का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर है कृषि पद्धतियों में सुधार किया जाना चाहिए। कृषि पद्धति में जैसे कि फसल रोटेशन, एकीकृत मृदा और उर्वरता प्रबंधन, ये सब उपयोग किए जाने चाहिए। वानिकी, कृषि वानिकी को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और सतत वन प्रबंधन, इसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये मेंस के पॉइंट हो गए, लिख सकते हैं हम। फिर उसके बाद कुछ अभ्यास ही दिए हैं, जैसे कि तेलंगाना का जमनी गांव है, इसमें लोगों ने वेजिटेबल किचन गार्डन तैयार किया है। इससे समग्र भूमि उत्पादकता में सुधार मिलेगा। भूमि का कक्ष के रण में बन्नी घास है, उसके घास के मैदानों को विकसित कर भूमि का जीर्णोद्धार किया है। फिर घाना में है, तो ये अलग अलग कंट्री के हैं, अफ्रीका कंट्री, क्यूबा में भी इसका इन्होंने कुछ मरुस्थलीकरण के लिए, जैसे प्याज, लहसुन और ये टमाटर है, इनके लिए चरम मौसम प्रतिरोधी किस्मों की नई फसलों की नई किस्म को प्रोत्साहित किया है। फिर आंतरिक मंगोलिया के बारे में इन्होंने केस स्टडी दी है। ऐसे ही हम इसमें केस स्टडी उठा के अपना आंसर में वैल्यू एडिट कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना
इसके लिए कुछ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं और नीतियां भी चला रखी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो जैसे भूमि क्षरण कम करने के लिए वैश्विक पहल है G20 की। G20 सदस्य राष्ट्रों में विश्व स्तर पर भूमि निम्नीकरण की रोकथाम करना है, मौजूदा ढांचे का क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना है। फिर UNCCD की भी कुछ पहलें हैं, जैसे कि LDN है, भूमि क्षरण तटस्थ लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम। तो इसमें भारत सहित इसका समर्थन किया जा रहा है। और LDN कोर्स भी है इसमें, जो फंड को बढ़ावा देगा। लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम है इसमें, तो ये भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण, सूखे के समन की जो चुनौतियाँ हैं उसका समाधान प्रदान करेगा। बॉन्ड चैलेंज है, बॉन्ड चैलेंज जो है जर्मनी सरकार और ये है IUCN द्वारा आरंभ किया गया है। यहीं से ये सब उसके प्रीलिम्स के आ जाते हैं कि प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहीं से पूछे जाते हैं बॉन्ड चैलेंज क्या है और ये किसने स्टार्ट किया है, तो जर्मनी सरकार और IUCN। ठीक है, तो इनका टारगेट है कि 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर तक लाने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है। फिर इसमें भारत ने 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और वन विहीन भूमि को बहाल करने का संकल्प लिया है। तो भारत का भी टारगेट पता होना चाहिए, 21 मिलियन हेक्टेयर है। वनों की कटाई और वन क्षरण पहल, जो REDD+ बोलते हैं इसे, ये UNFCCC ने स्टार्ट किया था। यह कार्यक्रम विकासशील देशों की वनाच्छादित भूमि से उत्सर्जन में कमी करने और तथा कम कार्बन आधारित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सतत विकास को प्रोत्साहन करना है। फिर भारत की योजनाएं, अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय के देखे हैं, भारत की देख लेते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन्होंने चालू कर रखी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रति बूंद अधिक फसल आदि जैसी योजना है जो कृषि के क्षेत्र में सतत भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा दे रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सतत भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन SLEM कार्यक्रम। तो ये क्या करेगा, इसका उद्देश्य सतत भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है और ये भारत सरकार और GEF मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें इसरो की भी भूमिका ली है, जिससे ये मैपिंग वगैरह करेगा जो मरुस्थलीकरण क्षेत्र है। फिर उसके बाद है सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट। इसमें जो UN हैबिटेट है उसने जलवायु जो जयपुर शहर के बहु जोखिम सुभेद्यता शहरी फैलाव और अर्बन अक्षम शहरी मोबिलिटी ग्रीन ब्लू डिस्कनेक्ट की प्रमुख मुद्दे के रूप में पहचान की है। इसमें बताया UN हैबिटेट के निष्कर्ष हैं सस्टेनेबल सिटीज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट परियोजना पर आधारित है। ये जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ग्रेटर नगर निगम के सहयोग से संधारणीय शहरी विकास शहरी नियोजन और प्रबंधन के गठन के रूप में लागू किया गया था। ठीक है, तो SCIP पता होना चाहिए, UN हैबिटेट ने स्टार्ट किया है इसको और इसके उद्देश्य दे रखे हैं, उद्देश्य कार्यान्वयन और वित्त पोषण की चीज़ें दे रखी हैं। और फिर फोकस क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो फोकस क्षेत्र देख लेते हैं। तो इनका है क्षमता निर्माण, ज्ञान हस्तांतरण गतिविधियाँ हैं, संधारणीय योजनाओं को लागू करना है और संधारणीय निवेश परियोजना, ये सब बाकी राष्ट्रीय मिशन जो है उनके लक्ष्यों को दिशा प्रदान करना है, ये सब इसके टारगेट हैं। फिर भारतीय शहरों द्वारा सामना किए जाने वाले संधारणीय प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, तो मुद्दे ये हैं कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से बाढ़ आ रही है, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, चक्रवात, हीट वेव, पानी की कमी आदि हो रही है, भीड़ भाड़ और यातायात ये भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो जिससे वायु प्रदूषण की भूमिका ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फिर इसके बाद 3 चीज़ें संधारणीय शहर को बढ़ावा देने के लिए क्या 3 चीज़ें हैं। एक तो सरकारी क्षेत्रक होने चाहिए, सरकारी क्षेत्रक अपना काम कर सकती है, सब्सिडी टैरिफ डिजाइनिंग और स्वास्थ्य पारितंत्र आदि की गारंटी प्रदान कर सकती है। निजी क्षेत्र क्या कर सकती है, वित्तीय हिस्सेदारी देगा, तकनीकी नवाचार और प्रबंधन भूमिका, स्थानीय ज्ञान, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज इसकी स्थापना कर सकता है। और जो नागरिक समाज के जो लोग हैं वो भुगतान के लिए इच्छुक समुदाय, जागरूकता और इच्छा, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपना सकते हैं, तो इनकी तीनों की भूमिका हो सकती है। फिर लोगों का कल्याण, तो इसमें जो मुद्दे हैं एक लोगों को कल्याण की भी है बात की गई है, जैसे कि स्वास्थ्य मुद्दे काफ़ी उठते जा रहे हैं, जैसे कैंसर हो गया, फेफड़ों के अंदर कैंसर, स्ट्रोक, आघात और जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हार्ट अटैक बीमारी आ रही है, तो ये सब क्या है कि ये लोगों के कल्याण को भी इफेक्ट पहुंचाता है। भूमि उपयोग भू आवरण में परिवर्तन होता है इससे। ठीक है, और सामाजिक पर्यावरण चुनौतियाँ एक दूसरे को जटिल बनाती हैं। अब सामाजिक और पर्यावरण को जब एक साथ नहीं लेके चलोगे
तो वो जटिल ही बनाएंगे, जैसे कि बाढ़, भूस्खलन और आपदाएँ ये सब आती हैं। शहरों का विस्तार और जनसंख्या प्रवाह हो रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और अपशिष्ट निपटान नहीं कर पा रहे हैं और नदियों खुली नालियों में ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम आ रही है। फिर इसके कदम उठाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। इसके लिए कौन कौन से हैं, तो भारत ने INDC जो है उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है, उसके लिए विभिन्न पहले हैं। एक तो राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन है, दूसरा है कि बढ़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है, तीसरा है ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, और चौथा है कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का। तो ये सब पहले INDC के अंदर हैं। फिर स्वच्छ भारत मिशन हम चला रहे हैं, तो ये भी इसमें डाल सकते हैं। और एक अमृत मिशन है, नवीकरणीय शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, जो स्वच्छता के मामले में हम भूमिका निभा रहे हैं। फिर सौर शहर कार्यक्रम को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रत्येक शहर में 5 वर्ष के भीतर पारंपरिक ऊर्जा की जो अनुमानित मांग की न्यूनतम 10% की कमी करने के लिए बाध्य है ये। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम आवास उपलब्ध करा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी और उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। फिर स्मार्ट सिटीज़ मिशन में जो विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं, तो ये सब है। ठीक है, ये इसमें आ गए। और फिर इसमें दे रखे हैं कि कुछ बाधाएं भी हैं। स्थायी शहरों के विकास में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है, पर्यावरण के प्रति कम जागरूकता है, अकुशल वित्त पोषण है, और ज्ञान का अपर्याप्त हस्तांतरण है, एकीकृत योजना का अभाव है, और जो बाह्य वित्त पोषित निवेश परियोजना की कम स्थिरता, ये सब है प्रॉब्लम्स। फिर स्टेट ऑफ वर्ड्स फॉरेस्ट 2022 की निकाली थी, तो इसमें बोला था कि ये निकाली है फाओ ने सोफो बोलते हैं इसे, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो ठीक है, फाओ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फाओ जो 1945 में स्थापित की गई थी बॉडी है, UN की एक विशेषीकृत एजेंसी है जो भूखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसका लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। और 195 सदस्य हैं इसमें, भारत सहित। फाओ विश्व में 130 से अधिक देशों में कार्य करता है, और इसका जो मुख्यालय है वो रोम, इटली में है। ठीक है, फिर इसमें कुछ फॉरेस्ट दे रखे हैं। तो अब बताइए कि कौन से 5 फॉरेस्ट हैं जिनका प्रतिशत ज़्यादा है। अगर हम प्रतिशत की बात करें, 20% हिस्सा तो रसिया का ही है। ठीक है, इसमें 12% हिस्सा ब्राज़ील का है, कनाडा का 9% है, USA का है 8%, और चाइना का 5% है, और बाकियों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 40%। तो सबसे ज़्यादा अगर एक कंट्री की बात करें तो रूस आता है पहले नंबर पे, फिर ब्राज़ील आता है, फिर कनाडा आता है। देखो, रसिया से फिर ब्राज़ील जाओ, फिर कनाडा जाओ, कनाडा से फिर USA आओ, फिर चाइना जाओ। तो ये इसका ऑर्डर है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में वन की भूमिका और मूल्य है। तो इसमें 80% उभयचर प्रजातियों, 75% प्रजाति जो पक्षी प्रजातियाँ रहती हैं, और 68% स्तनपायी प्रजातियों का आवास प्रदान करता है। फिर इसमें बताया कि जो कटिबंधीय वनों में कुल संवहनी पौधों की प्रजातियों का लगभग 60% हिस्सा पाया जाता है। वृक्ष और वन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रमुख साधन है। वनों ने वर्ष 2011-2020 में जितना कार्बन उत्सर्जित किया उससे कहीं अधिक कार्बन अवशोषित भी किया है। विश्व का आधी से अधिक सकल GDP और सामान्य उच्च रूप से पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर निर्भर करता है, यह अनुमान लगाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 1900 वनों की कटाई की बात करें तो 1990 और 2020 के बीच वृक्षों की कटाई से 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं। वनोन्मूलन की दर घट रही है, और 2015-20 में यह भी प्रतिवर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर थी। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो डेंगू और मलेरिया के संक्रमण रोग बढ़ने के कारण यही वनोन्मूलन भी है। फिर समाज को लाभ कैसे है कि 33 मिलियन लोग जो हैं वो वन क्षेत्र में सीधे काम करते हैं, और वैश्विक आबादी का 1/3 लकड़ी और अन्य पारंपरिक ईंधन पर निर्भर है। फिर कुछ बीमारियां और वन भी दे रखे हैं, जैसे कि कोविड-19 जो बीमारी आई थी उसमें काष्ठ नीरन का दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है।
और इसमें बताया गया था कि ये पता होना चाहिए कि 124 मिलियन अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी में धकेल दिए गए हैं। 250 उभरते संक्रामक रोगों में 15% जो है वनों से ही जुड़े हुए हैं, जो बीमारियां हैं। फिर इसमें सुझाव दिए गए हैं कि वनों की कटाई को रोकना है, उन्हें सुरक्षित करना है, निम्नीकृत भूमि में सुधार करना और कृषि वानिकी का विस्तार करना है, और वनों का संधारणीय उपयोग करना और हरित मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना, ये सब है। फिर कुछ अभी हाल ही में फाओ द्वारा वैश्विक वन संसाधन रिपोर्ट जो है FRA 2020 RSS बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग सर्वे जारी किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि विश्व का कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि का 31% है। फिर बताया गया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विश्व के वनों का जो अनुपात है वो 45% है। बाकी फिर बोरियल और समशीतोष्ण उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का स्थान है। उसके बाद बताया गया है कि वनों की कटाई के बारे में बात करें तो सबसे अधिक कटाई अमेरिका में हुई है 2000 से 2018 के बीच। उसके बाद अफ्रीका का स्थान आता है। अफ्रीका में शुद्ध वन हानि की सबसे बड़ी वार्षिक दर रही है, और एशिया में शुद्ध वृद्धि सबसे अधिक रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वन हानि है, यहाँ पे वृद्धि बता रहे हैं। वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो कृषि भूमि क्रॉपलैंड का विस्तार करना है, जैसे तेल ताड़ के बागानों सहित वनों की कटाई का मुख्य कारण है। और पशुधन की चराई का स्थान भी आता है इसमें। फिर उसके बाद बायोफ्यूल का आ जाते हैं कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018 में संशोधनों को मंजूरी दी है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 का है। तो जैव ईंधन किसे कहते हैं? तो जैव ईंधन से तात्पर्य है परिवहन से संबंधित तरल ईंधन है। इसमें इथेनॉल, बायोडीजल का उपयोग किया जाता है, और इसे कृषि उत्पाद, संबंधित उत्पाद, वनों या अन्य कार्बनिक सामग्री से प्राप्त किया जाता है। फिर इसमें 4 जनरेशन दी गई हैं। पहली जनरेशन के बारे में बात करें तो ये खाद्य संबंधी स्रोत हैं, जो खाद्य से रिलेटेड है, उससे ये बायो ईंधन बनाते हैं, जैसे चीनी, सोयाबीन से इथेनॉल। और अगर सेकंड पीढ़ी की बात करें तो इससे सेलुलोज ईंधन का उपयोग करते हैं, जैसे कि लकड़ी, कृषि अवशेष हो गए। तीसरे में बात करें तो ये एल्गी जैव ईंधन का उपयोग किया जाता है इसमें। तो ये शैवाल जैसे जलीय फीड स्टॉक से निर्मित किए जाते हैं। अगर चौथी पीढ़ी की बात करें तो इसमें जैव ईंधन का विकासात्मक चरण आता है। तो इसमें बायो इंजीनियर्ड सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड फीड स्टॉक का उपयोग किया जाता है। अभी हम पहला और दूसरा ये इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्य रूप से। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिवर्ष कृषि में 140 बिलियन टन कृषि अपशिष्ट या बायोमास उत्पन्न करने के बावजूद ही वर्तमान में पहली पीढ़ी के जैव ईंधन ही विश्व स्तर पर जैव ईंधन का मुख्य स्रोत है। तो देखो क्या पहली ईंधन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, दूसरी ईंधन का फिर भी नहीं कर रहे हैं। फिर इसमें दिया है, इसकी क्रोनोलॉजी दे रखी है कि सरकार ने कैसे कैसे इसमें अपना योगदान दिया था। 2001 से स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम। 5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के साथ R&D और पायलट योजना आरंभ की गई थी। फिर 2003, 2002, 2003 में ये कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 2009 में ये 20% पे आ गए थे। 2017 तक 20% जैव इथेनॉल दोनों के लिए मिश्रण को प्राप्त करना था। फिर 2014 में ये आ गया था एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म को आरम्भ किया गया था। 2018 में ये ब्याज अनुदान योजना को आरम्भ किया गया था। ठीक है, फिर 2018 की जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है उसमें बताया कि इसका उद्देश्य जो है आने वाले दशक में देश में के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। जैव ईंधन में कवर्ड कौन कौन से है? बायो एथेनॉल, बायोडीजल और बायो CNG, ये 3 चीज़ इसमें कवर्ड है। फिर इसका कार्यान्वयन की बात करें तो ये 2020 में गठित राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा किया जाता है। इसी समिति का अध्यक्ष जो होते हैं वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद FCI का बता रहे हैं कि FCI और तेल विपणन कंपनियों के बीच समग्र समन्वय प्रदान करते हैं। और अन्य की बात करें तो 3 पीढ़ियों तक के जैव ईंधन का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये है वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से द्वितीय पीढ़ी के इथेनॉल जैव रिफाइनरी से उत्पादन का समर्थन करना तय किया गया है।
नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया के तहत जैव ईंधन का उत्पादन करना है इसका काम। तो इसमें संशोधन क्या क्या किए गए हैं, तो एक तो मेक इन इंडिया के तहत जैव ईंधन का उपयोग करना है। दूसरा, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड जो स्टॉक है उसका उपयोग करना है। और इसी में ही मेक इन इंडिया में ये दिया गया है कि कार्यक्रम जैव ईंधन के निर्यात के लिए अनुमति प्रदान करना और NBCC में नए सदस्यों को शामिल करना है। कुछ महत्व भी हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो इसमें भी डेली आ जाता है, तो ये डेटा वगैरह तो हमें वहीं से याद हो जाते हैं, ठीक है, अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं के लगभग 85% की आपूर्ति जो है वो आयात के माध्यम से करता है। जैव ईंधन नीति एक विविध घरेलू और संधारणीय उपयोग संसाधनों का उपयोग को बढ़ावा देना है। स्वच्छ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और किफ़ायती होने के कारण जैव ईंधन कई लाभ प्रदान करता है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा की बात की गई है, तो इसमें 20% का लक्ष्य हासिल कर लिया जाता है तो सालाना हम $4 बिलियन की बचत कर सकते हैं। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं पॉजिटिव में, अगर हम जैव ईंधन का उपयोग कर सकते हैं अच्छे से। अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या होगा कि एक तो रोजगार सर्जन होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, किसान और जो गन्ना किसान है उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इसमें वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को प्रोत्साहन मिलेगा। द्वितीय पीढ़ी की जैव रिफाइनरी की स्थापना के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना भी बनेगी। मूल्य संबंधी स्थिरता और ईंधन की लागत के प्रभाव में कमी आएगी। पर्यावरण की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस है उसमें कमी आएगी उसके उत्सर्जन में, और कार्बन तटस्थता को बढ़ावा मिलेगा। अपशिष्ट को ईंधन में परिवर्तित करके नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता मिलेगी। तो ये इसके पॉजिटिव है। फिर कुछ कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे भी हैं कि अच्छे से कार्यान्वयन नहीं हो पाता है इसका। जैसे उत्पादन संबंधी पक्ष की बात करें तो खाद्य और जल संरक्षण का प्रभाव पड़ सकता है इसमें। गन्ना एक जल संघन फसल है और गन्ने के उपयोग से जल के प्रयोग में भी अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। फिर इसमें बताया कि फीड स्टॉक की उपलब्धता एक चिंता का विषय भी है। गन्ने और खाद्यान्न जैसे कच्चे माल के निश्चित मूल्यों के कारण भारत में इथेनॉल का मूल्य भी अधिक हो जाता है, ठीक है। फिर परिवहन और जो भंडारण उपयोग संबंधी पक्ष आ जाते हैं। इसमें मुद्दे हैं। देश भर में जो इथेनॉल की असमान उपलब्धता है, क्योंकि कुछ राज्यों में मिश्रण के लिए इथेनॉल का उत्पादन नहीं होता है, उनके पास इथेनॉल उपलब्ध नहीं है। फीड स्टॉक उद्योगों की अनुपलब्धता के कारण जो पूर्वोत्तर राज्यों में इथेनॉल का मिश्रण शुरू नहीं किया गया है, ये मुद्दे हैं। फिर E20 जो हमने स्कीम चला रहे हैं 20% हमें इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग के रूप में अतिरिक्त रेट्रोफिटिंग लागत के लिए वाहन में संशोधन की आवश्यकता होगी। इसमें E20 संगत वाहनों की लागत बढ़ जाएगी। फिर वे फॉरवर्ड है। वे फॉरवर्ड में हम बात करें तो हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। हमने चुनौतियाँ भी देखी हैं। तो इसमें है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन के उद्देश्यों के लिए नवाचार, एकीकरण और सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्नत पीढ़ी के जैव ईंधन द्वितीय और अगली पीढ़ी के विकास को प्रोत्साहित करके पूरे भारत में इथेनॉल मिश्रण के एक समान उपलब्ध सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर कुछ पहले सरकार ने चला रखी हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन है। इसमें जीवन योजना में क्या है, जैव ईंधन वातानुकूल फसल अवशेष निवारण है। इसे लिग्नो सेलुलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करने वाली एकीकृत बायोइथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। CHT है। CHT की बात करें तो उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। रूको है, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, रूको योजना। इसमें फसाई जो बॉडी है, भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण द्वारा आरंभ किया गया है रूको को। यह उद्देश्य से इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल को खाद्य मूल्य श्रृंखला से बाहर करते हुए बायोडीजल के विनिर्माण में उपयोग करना है। फिर गोवर्धन योजना आ जाती है। गोवर्धन योजना में गाय गोवर्धन योजना वही गाय के अपशिष्ट का प्रबंधन करना है। E100 जो योजना है वो देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना है। बिहार के पूर्णिया में इथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति के तहत देश का पहला अनाज आधारित ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ गया है, देश का पहला अनाज आधारित ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र बिहार के पूर्णिया में।
ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के इसमें बताया है कि बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार की इथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी देने के बाद से यह पहला संयंत्र है जो आरंभ हुआ है। इथेनॉल उत्पादन से पेट्रोल की लागत कम करने में और रोजगार पैदा करने की मदद मिलेगी। इस इथेनॉल संयंत्र को नवीनतम तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। यह संयंत्र किसी भी अपशिष्ट का उत्सर्जन नहीं करेगा। फिर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र बन जाएगा इसमें। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज क्या होता है? तो इससे होता है यह जल उपचार का एक इंजीनियर आधारित तरीका है यह, और इसके तहत जो अपशिष्ट में मौजूद संपूर्ण जल को फिर से प्राप्त कर लिया जाता है और दूषित पदार्थ जो है केवल ठोस अपशिष्ट के रूप में रह जाता है। इसके लिए जल उपचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे जल जो हम जल यूज़ करते हैं उसकी हानि कम होती है। बस इतना समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट है पीएम कुसुम स्कीम। तो पीएम कुसुम स्कीम में तो एक सोलर पावर जनरेटर और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी संबंधी उपबंध को हटा लिया गया है जो सुधार करने हेतु प्रदर्शन को दिखाते थे। फिर इसमें पीएम कुसुम योजना में क्या है कि ये जो मंत्रालय कौन सा है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसने स्टार्ट किया है। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान योजना को 2019 में आरंभ किया गया था और यह किसानों के लिए सौर सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। और INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के हिस्से के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से विद्युत की स्थापित क्षमता को 2030 से 30 तक बढ़ाकर 40% तक करना है। ठीक है। फिर इसके तहत 2022 के अंत तक 30.8 गीगावाट सौर क्षमता को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो मूल लक्ष्य कम था 25.7 गीगावाट तक, और ये ऊपर मतलब इससे भी ज़्यादा इन्होंने सौर ऊर्जा क्षमता को प्राप्त किया है, टारगेट से भी ऊपर ले गए। फिर उसके बाद कुसुम घटकों के क्रियान्वयन है। इसका उद्देश्य जो है किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है। घटकों के माध्यम से 2022 तक 100 गीगावाट तक सौर ऊर्जा के उत्पादन को हासिल करना है। ठीक है, तो ये टारगेट रखा गया था 100 गीगावाट तक। तो घटक एक की बात करें तो इसमें बताया गया था कि विकेंद्रीकृत, यहाँ से देख लेते हैं। विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रीन जो कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट की स्थापना करना है। घटक बी में स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना है। घटक सी में कृषि संबंधी फीडरों का सौरीकरण पंपों के सौरीकरण के रूप में करना है। तो ये सब इसके टारगेट्स हैं। फिर घटक सी का ये दे रखा है, डीजल पंपों के बजाय सौर फीडरों का सौरीकरण करना, ये सब है। चुनौतियाँ क्या है कि ये बता रहे हैं कि जो 2024 तक कृषि को डीजल मुक्त बनाने के लिए पीएम कुसुम की सफलता मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में डीजल की बजाय जो रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग पर निर्भर है। वैश्विक महामारी का प्रभाव दिखता है इसमें चुनौतियों में, और लॉजिस्टिक समस्याएं पैदा हुई हैं, और बाकी लागत का जोखिम बना रहता है। और इसकी जो सोलर इंस्टॉलेशन को अपग्रेड करना ये भी महंगा होता है। तो ये सब चुनौतियाँ थी इसमें। अब लाभ इसमें ये दे रखे हैं कि लाभ क्या होगा, जैसे रोजगार का सृजन हो जाएगा, पर्यावरण संबंधी जो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण करेगा, किसानों की आय में वृद्धि हो जाएगी, और राज्यों का डिस्कॉम की जो ऋण क्षमता है वो उसमें भी ये सब्सिडी के बोझ में भी कमी लेके आएगा। फिर बैंक गारंटी को हटाने से कैसे मदद मिल सकती है कि सौर ऊर्जा उत्पादन के संबंध में मौद्रिक अनुपालन संबंधी अनिवार्यता में कमी आएगी, सौर ऊर्जा खरीद में वृद्धि हो जाएगी और योजना के कार्यान्वयन में तेजी आ जाएगी। फिर UN प्लान ऑफ एक्शन टूवर्ड्स 2025 का है। तो इसमें बताया गया UN एनर्जी ने यह कार्य वैश्विक ऊर्जा संकट और बिगड़ते जलवायु आपात को देखते हुए शुरू किया है। इसमें बताया गया 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 7 जो है उसमें जो SDG गोल्स हैं
साथ बोलता है कि सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तथा तक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना है। अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना है और ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दरों को दोगुना करना है। तो यूएन एनर्जी के बारे में ये देख लेते हैं कि क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा या यूएन एनर्जी वस्तुतः ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा एजेंसी सहयोग के रूप में एक संयुक्त राष्ट्र का एक तंत्र है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो यूएन चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर कोऑर्डिनेशन द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसमें जो हाई लेवल कमेटी ऑन प्रोग्राम्स के माध्यम से सीईबी को रिपोर्ट करता है। ये विश्व के रूप में अग्रणी 30 संगठन को एकजुट करता है ये संबंधित क्षेत्रों में, ठीक है। फिर इसमें कुछ 7 क्षेत्रों की पहचान की बात की गई है कि कार्य योजना में 7 जो क्षेत्र हैं कौन कौन से। तो सामूहिक ऊर्जा, संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा कार्रवाई को आगे बढ़ावा देना है। एनर्जी कॉम्पैक्ट का विस्तार करना है। SDG 7 कार्रवाई के लिए वैश्विक अभियान का नेतृत्व करना है। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा संगठनों के परिचालन को हरित करना है। वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल SDG 7 कार्रवाई मंच का आयोजन करना है और सूचना आधारित वैश्विक एजेंडा तय करना और एक चिंतनशील नेतृत्व की भूमिका प्रदर्शित करना है और कार्यक्रम की निगरानी करना है, इसके परिणाम साझा करना है। तो ये सब 7 इसमें टारगेट्स थे, ठीक है। इन क्षेत्रों की पहचान करनी थी हमें। अब इसमें 2025 के लिए निर्धारित लक्ष्य दे रखे हैं, जैसे कि हमें 500 मिलियन अतिरिक्त लोगों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना है। फिर इसमें बताया कि बिजली की पहुंच हुई, निवेश के बारे में बढ़ाकर हमें 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर देना है। कोयला आधारित नई बिजली योजना आरंभ नहीं करना है 2021 के बाद से। फिर इसमें आधुनिक नवीकरणीय क्षमता में 100% की वृद्धि करना है। 1 बिलियन अतिरिक्त लोगों के लिए खाना पकाने हेतु स्वच्छ समाधान सुनिश्चित करना और नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में वार्षिक निवेश को दोगुना करना है। सब्सिडी को नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता की ओर लक्षित करना है। इसमें 3 करोड़ नौकरियों को सृजन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी फिर इसमें दे रखा है कि जो एनर्जी कॉम्पैक्ट स्वैच्छिक समावेशी अनुपूरक कुछ ये दे रखा है कि क्या है और क्यों है। तो क्या है ये, तो 2030 तक SDG 7 है। 2050 SDG गोल्स जो 7 और वर्ष 2050 तक निवल शून्य और सृजन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ शैक्षिक प्रतिबद्धताएं हैं। और फिर क्यों के बारे में की बात करें तो ये वैश्विक प्रयास में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों हेतु स्वैच्छिक प्रतिबद्धता के आधार पर उपलब्ध होगा, ठीक है। तो स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई हैं, जैसे कि ऊर्जा तक पहुंच, नवाचार, प्रौद्योगिकी और डेटा, वित्त, निवेश, ऊर्जा संक्रमण, ये है समावेशी और न्याय संगत संक्रमण। फिर है एनर्जी कॉम्पैक्ट, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, व्यवसाय जगत, युवा, शिक्षाविद सहित बहुहितधारक नागरिक समाज, ये सब इसमें आते हैं। और कैसे होगा ये, तो ये NDC और SDG गोल्स को प्राप्त करेगा। कोयला गैसीकरण, तो कोयला गैसीकरण के बारे में अभी कुछ रियायत दी है सरकार ने, तो उसके बारे में ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो कोयला से स्वच्छतर उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकियाँ बता रहे हैं कि कोयले की खपत में कमी होगी, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी होगी और कार्बन कैप्चर और भंडारण ये होगा। कोयले की खपत में कमी, इसमें AUCS उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल। और ये है गैर ग्रीन हाउस गैस में कमी है, कोयला गैसीकरण से मेथनॉल रसायनों के उत्पादन के लिए CO2 का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कोयला गैसीकरण के बारे में। तो कोयला गैसीकरण जो है ये कोयले को संश्लेषित गैस, इसे सिनगैस भी बोला जाता है, में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन देखो H2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। किसका, H2 का, CO का, CO2 का। फिर कोयला गैसीकरण का एक इन सीटू स्वस्थानीय प्रक्रिया है। यह ऑक्सीजन को जल के साथ कोयले के संस्तर तक प्रवेश कराया जाता है और इसे उच्च तापमान पर प्रज्वलित किया जाता है। FC2 बाह्य स्थानीय प्रक्रिया में रिएक्टर को धरातल पर गैसीकरण प्रक्रिया को करने के लिए विकसित किया जाता है, इसमें ये है। फिर गैसीकरण प्रक्रिया में कोयले में मौजूद सल्फर वस्तुतः जो हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन अल्प मात्रा में
जो ये क्या है, कार्बन सल्फाइड COS में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसमें एसिड गैस रिमूवल प्रणालियों का उपयोग करके इन सल्फर यौगिकों को आसानी से किफ़ायती तरीके से हटाया जा सकता है। अब इसमें कुछ जो गैसीकरण है उसके प्रकार बता रखे हैं। तो प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो फिक्स्ड गैस गैसीफायर, फ्लूइडाइज्ड गैस बेड गैसीफायर एंड ट्रेड फ्लो गैसीफायर, ये सब है। ठीक है, अब कोयला गैसीकरण का महत्व। तो उससे पहले हम मैप देख लेते हैं कोयला माइंस ऑफ इंडिया का। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। ये PCS वाले एग्जामों में पूछ लेते हैं। जैसे कि नवेली तमिलनाडु में है, सिंगरैनी जो है ये है आंध्रा में। ठीक है, तालचर ये उड़ीसा में है, रानीगंज ये पश्चिम बंगाल में है, झरिया की बात करें ये झारखंड में है, बोकारो भी झारखंड में है, सिंगरौली ये MP में है और कोबरा छत्तीसगढ़ में है। तो इनकी लोकेशन याद रखना। फिर इसके महत्व की बात कर लेते हैं। कोयला गैसीकरण का महत्व क्या है? INDC लक्ष्यों को प्राप्त करना है इसका महत्व, और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आयात में कमी होगी इससे, इस्पात उद्योग में बढ़ावा मिलेगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी बढ़ावा मिल जाएगा इसमें, और एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र प्रणाली, इसमें भी फ़ायदा मिलेगा। अब चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ देख लेते हैं पहले। जैसे कि पूंजी गहन, तो इसमें पूंजी ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए ये है इसमें, क्योंकि भूमि, जल और बिजली इसकी ज़रूरत होती है। तो ये चुनौतियाँ हैं। अपर्याप्त विशेषज्ञता है, निम्न गुणवत्ता वाला कोयला उपयोग करते हैं, जहाँ भारत में कोयले को जो निम्न श्रेणी का कोयला है भारत का। अप्रतिस्पर्धी, ये कंपटीशन के आधार पे भी नहीं है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया जो है ये गलत दे रखा है इसमें। ये कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया है, जैसे कि कोयला गैस, ऑक्सीजन, कोयला और जल, इनका उपयोग किया जाता है, इनका ही रोल रहता है। ठीक है, और चरम दशाएं दे रखी हैं कि कौन कौन के कितनी हीट चाहिए होती है, उत्पाद सिनगैस कैसे बनती है, ठीक है, क्या क्या निकलता है इससे, ये सब ये साइकिल में दे रखा है। फिर आगे की राह है। आगे की राह वे फॉरवर्ड की बात करें तो अंतर हितधारक समन्वय करने की आवश्यकता है। स्वदेशी टेक्नोलॉजी को उपयोग कर सकते हैं। उपयुक्त व्यवसाय मॉडल, जैसे कि बिल्ड ऑन ऑपरेट, बिल्ड ऑन ट्रांसफ़र जैसी पद्धतियों के उपयोग कर सकते हैं। निवेश को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है, और अनुसंधान R&D का पर वित्त पोषण कर सकते हैं हम। तो ये सब इसमें वे फॉरवर्ड में थे। फिर कुछ पहले कौन कौन सी है सरकार ने चला रखी है? राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन है। ठीक है, तो इसमें एक नोडल अधिकारी होता है, ब्याज दर संबंधी रियायत दी जाती है और आयात शुल्क में छूट दी जाती है। शक्ति पॉलिसी भी इसके लिए जो नीलामी के माध्यम से दीर्घावधि कोयला लिंकेज का आवंटन किया जाता है इसके तहत। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अर्बन फायर के बारे में बात करें तो दिल्ली का एक मुंडका है, उसमें उसके कार्यालय में इमारत में भीषण आग लग गई थी, तो इसलिए न्यूज़ में था। ये देख लेते हैं कि NCRB की रिपोर्ट है, भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं 2016 और वर्ष 2020 के बीच 5 वर्षों में प्रतिदिन आगजनी की दुर्घटनाओं में औसतन 35 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये सब ये NCRB का डेटा यूज़ कर सकते हैं। अगर जब शहर में आग लगने के कारण कौन कौन से हैं ये दे रखा है चार्ट में। तो इसमें बताया गया है जैसे कि मानवीय गलती हो जाती है, आग से निपटने के लिए हमारे पास आपातकालीन सेवाओं की कमी रहती है, मानदंडों का खराब अनुपालन होता है, दोषपूर्ण उपकरण होते हैं, और प्राकृतिक जलवायु संबंधी कारण भी हो जाते हैं, जैसे कि बिजली का गिरना, तीव्रतर और अनियोजित शहरीकरण भी हो जाता है इसमें। तो ये सब कारण हैं शहर में आग लगने के। फिर इसमें भारत में शहरी आग, उसके बाद इसमें कुछ रणनीतियाँ दी हैं, जैसे निर्देशों को और नीतिगत ढांचे को मजबूत बनाना है। ठीक है, यही है। फिर अग्नि सुरक्षा मानदंडों और विनियमों को परिवर्तन करना है, अग्निशमन उपकरणों और आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन करना है, सामुदायिक प्रतिरोध का निर्माण करना है, ये सब हमें यहाँ पे गाइडलाइंस दी हैं। फिर भारत में अग्नि सुरक्षा विनियमन के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान है, जैसे कि 12वीं अनुसूची में दिया गया है कि अग्निशमन जो सेवाएं शहरी स्थानीय निकायों को शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी के अंतर्गत करती है। 12वीं
अनुसूची फायर, ठीक है, अग्नि सुरक्षा विनियमन के लिए। फिर राष्ट्रीय मानक ब्यूरो ने भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता प्रकाशित की है। यह संहिता आगजनी की रोकथाम, जीवन सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करती है। फिर उसके बाद भारत में राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 राज्यों को उनके भवन उपनियमों में सिफारिशों को शामिल करने के लिए जारी की गई है। एनडीएमए ने अस्पताल सहित सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिए अस्पतालों को निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक अभी जो लॉन्ग न्यूज़ चल रही थी वो ख़त्म है। अब शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो डीप एंड सैलो इकोगिज्म, तो ये है गहन और उथला पारिस्थितिकीवाद। इसमें क्या है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसमें पर्यावरण दर्शन के दो पहलू के विषय में चर्चा की गई है। यह चर्चा जो है पहले 1973 में नॉर्वेजियन दार्शनिक ने की थी। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये देख लेते हैं कि कुछ विशेष विवरण दिए हैं। पर्यावरण में मानव का स्थान दिया है, वरीयता प्राथमिकता दी गई है, जियो और जीने दो के सिद्धांत को प्राथमिकता देते हैं आप और मैं के दृष्टिकोण पर। ठीक है, फिर इसमें प्रदूषण और संसाधनों की कमी से निपटने के लिए कुछ दृष्टिकोण अपनाए गए हैं और पर्यावरण संकट पर निर्णय लेना, ये सब है। असमानता का प्रभाव भी दिखाई देता है कि दुनिया की आबादी का केवल 5% होने के बावजूद अमेरिका में दुनिया की ऊर्जा खपत का 17% हिस्सा खपत होता है। चीन के बाद विद्युत का दूसरा, मतलब देखो अमेरिका में जनसंख्या कितनी है 5% और खपत कितना कर रहा है 17%। उसके बाद चीन आता है उपभोक्ता में, तो सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट जो रिपोर्ट है वो निकाली है WMO ने 2021 में निकाली थी। तो IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट की पूरक रिपोर्ट है ये। WMO के ग्लोबल एनुअल 2 डेकेडल क्लाइमेट अपडेट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष के लिए वार्षिक औसत वैश्विक अस्थायी रूप से जो ये है कि जो पूर्व औद्योगिक स्तर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने की 50 संभावना है, 50-50%। ठीक है, संभावना है। फिर निष्कर्ष बताए हैं कि जलवायु संकेत उन्होंने 2021 में नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। GHG सांद्रता, समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है, उसमें महासागरीय ऊष्मा, महासागरीय अम्लीकरण, ये सब है। फिर 2021 में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की में भी वृद्धि की गई, वृद्धि जारी है। ठीक है, फिर सबसे आंतरिक विस्थापन वाले देश कौन कौन से हैं? जो आंतरिक विस्थापन होता है जैसे जल मौसम संबंधी खतरों के कारण, जैसे चीन है, इसमें वियतनाम है, फिलीपींस है। ठीक है, ये 3 देश हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र असामान्य रूप से बड़ा और गहरा है। तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं। तो ये ज्योग्राफी का आ जाता है कि कौन कौन से कारण है। मजबूत और स्थिर ध्रुवीय भवन है, और दूसरा है कि निचले समताप मंडल में औसत से अधिक ठंडी जलवायु का होना। फिर इसमें कुछ अभूतपूर्व गिरावट भी दर्शा रहे हैं, जैसे कि परिवर्तीय पारितंत्र है, परिवर्तीय और जो प्रवाल भित्तियाँ इनका गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, फिर कुछ सजेशन है। तो इसमें अनुकूलन को बताया है। अनुकूलन क्या है, जैसे जैसे चरम मौसमी घटनाएं बारंबार तीव्र होती जा रही हैं, तो पूर्वानुमान इस बात से परे होना चाहिए कि मौसम कैसा रहेगा। मिटिगेशन को है कि अनुकूलन में सुधार करना है, तभी हम मिटा सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं उसको, न्यून कर सकते हैं जो भी खतरे को। अब WMO के बारे में बात की गई है। तो WMO जो है UN की एक विशेष एजेंसी है, और इस संगठन में भारत सहित 193 देश और राज्य क्षेत्र शामिल हैं। WMO की जो उत्पत्ति है वो IMO से हुई है, जिसकी स्थापना 1873 में की गई थी। WMO की स्थापना 1950 में की गई है थी। ठीक है, तो IMO की स्थापना कब की थी? 1973 में, और WMO की 1950 में की गई थी। इसका जो सचिवालय है वो जेनेवा में है। इसका नेतृत्व महासचिव करते हैं, और यह सर्वोच्च निकाय विश्व विज्ञान मौसम विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, फर्स्ट मूवर्स कॉलाइजेशन जो है USA और WEF ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 में लॉन्च किया गया था।
तो यूएसए और डब्ल्यूईएफ ने ग्लासगो स्कॉटलैंड कॉप 26 में इसे लॉन्च किया है। तो इसमें 7 औद्योगिक क्षेत्रों का कार्बनीकरण करने के लिए कंपनियों की क्रय शक्ति का उपयोग करती है। ठीक है, तो इसमें फिर यह शून्य कार्बन प्रौद्योगिकी के लिए व्यवसायीकरण का लक्षित है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब यूएसए और डब्ल्यूईएफ ने इसे लॉन्च किया है और 7 औद्योगिक कार्बनीकरण करने के लिए कंपनियां क्रय शक्ति का उपयोग करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इसमें डब्ल्यूईएफ ने लॉन्च किया है ये है इंडियन सीईओज अलायंस, नेट जीरो इंडिया के लिए शुभारंभ किया है। तो डब्ल्यूईएफ ने भारत की जलवायु कार्रवाई और विकार्बनीकरण प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स इंडिया की घोषणा की है। डब्ल्यूईएफ के जलवायु कार्रवाई मंच का हिस्सा है ये, और इसमें 5 तो पंचामृत को भारत ने शामिल किया था ना। तो पंचामृत कौन कौन से टारगेट देखो, इसको याद करने की है कि 4 तो 2030 तक के टारगेट हैं, एक है 2070 का। ठीक है, ईयर से हमें याद हो गए, 4 2030 तक के हैं, एक 2070 तक का है। 2030 में कौन कौन से हैं, तो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट तक करना है। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा, और कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। फिर कार्बन इंटेंसिटी की बात करें तो 45% से कम करेगा ये, और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य इसने घोषित किया है। तो ये सब है। फिर इसमें 2070 तक कुछ न्यू डील बताई हैं कि क्या क्या 2070 तक जो टारगेट हमने किया है, तो उसके लिए कुछ न्यू डील भी हैं। जैसे निम्न कार्बन ऊर्जा को बढ़ावा देना है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, ग्रीन मोबिलिटी है, एलएनजी एलपीजी को इसमें अपनाना है, और ऊर्जा गहन उद्योगों का विकार्बनीकरण करना है, हरित भवन अवसंरचनाओं शहर का निर्माण, निम्न कार्बन ऊर्जन जो खेती संधारणीय को तरीकों को अपनाना है। ठीक है, ये सब है। फिर राजस्थान में अभी 10 गीगावाट क्षमता के सौर हब के रूप में उभरा है। तो ये प्रथम राज्य बन गया है राजस्थान, जिसने 10 गीगावाट क्षमता को पूरा किया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि राज्य में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 32.5 गीगावाट है, और नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 55% है। इसमें तापीय ऊर्जा का 43% है, और परमाणु ऊर्जा का 2% है। नेक्स्ट है कि इसमें पीपल्स एंड बायोडायवर्सिटी रजिस्टर कोलकाता, इसमें कोलकाता जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर यानी PBR तैयार करने वाला पहला प्रमुख महानगर बन गया है कोलकाता। ठीक है, और इसमें BDA जो है बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक स्थानीय स्वशासन संस्थान के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर BMC जैव विविधता प्रबंधन समिति है, उसका गठन करना अनिवार्य है। ठीक है, इस पर ध्यान देना। फिर नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान सरकार ने रामगढ़ विषधारी टाइगर जो वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक है, इसका लोकेशन भी देख लेना, ये कोटा है यहाँ पे और जयपुर, इसके बीच में रामगढ़ टाइगर रिजर्व पड़ता है, और रणथंभौर और जवाहर सागर सेंचुरी के बीच में पड़ता है। ठीक है, यही पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें जो ये बाघ अभ्यारण्य को राज्य सरकार अधिसूचित करती है, और किसकी सलाह पर करती है, ये NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 1972 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया है। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद ये चौथा टाइगर रिजर्व है, और ये 52वां टाइगर रिजर्व बोला जाता है इसको। ठीक है, और ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बीच बाघ गलियारे के रूप में कार्य करता है। फिर उसके बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया से चीता लाने के समझौते पर अंतिम रूप दे दिया है। अब वो ले आए हम दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीता। तो ठीक है, ये MOEFCC मंत्रालय इस पर काम कर रहा है, और इसके बारे में कूनोपालपुर जो है, इसमें विश्व में एकमात्र ऐसा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियां रहती हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ। ऐसा वन्य जीव एकमात्र है।
चीता के बारे में है कि यह जो शुष्क वनों झाड़ीदार वनों सवाना की किस्टोन प्रजाति है। 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीता विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनपायी है और इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है और ये साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है। अभी अफ्रीकी चीता जो वनरेबल है और एशियाई चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। स्थानांतरण का महत्व जो है फ्लैक्सी प्रजाति के, इससे क्या होगा कि जो पुनर्वास स्थल है उसको पुनर्जीवित करेगा। फ्लैक्सी प्रजाति वस्तुतः ऐसी प्रजाति होती है जिसके संरक्षण को अन्य जीव के संरक्षण के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंधित माना जाता है और इससे इको टूरिज्म भी बढ़ेगा। फिर लैंसेंट अभी स्टडी हुई है उसके वायु प्रदूषण के ऊपर, तो इसमें वैश्विक एक जो 6 में से एक वैश्विक मौत का कारण जो है वो प्रदूषण है, इसके आधार पर बताया। और इसमें जो भारत में जो PM 2.5 का जो प्रदूषण का स्तर है वो WHO की जो उसने गाइडलाइंस दी है उससे भी ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इसमें बता रखा है कि कितना है 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होना चाहिए, पर भारत का इससे भी ऊपर है। फिर इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक अभी आयोजित किया गया था, ये लद्दाख में है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और किसने स्टार्ट किया है, तो ये IDA इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, फिर इसमें आगे है प्रकाश प्रदूषण के बारे में इन्होंने बताया है कि इसमें क्या होगा, तीव्र प्रकाश है, आकाश चमक है, ये सब दे रखे हैं। ठीक है, फिर क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए बात करें तो वानुअतु जो है दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, ये जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला ये देश बन गया है। वर्तमान में जलवायु आपातकाल की कोई सटीक परिभाषा नहीं है और 2019 में UK की सरकार ने पर्यावरण और जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के लिए प्रथम सरकार बन गई थी ये। फिर वर्ल्ड फूड प्राइज़ है, नासा में कार्यरत एक जलवायु वैज्ञानिक ने खाद्य पुरस्कार जीता है भी, और ये जो है नोबेल शांति पुरस्कार, इस पुरस्कार को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग हैं, उनके 1986 में स्थापित किया गया था और इसे वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन प्रदान करता है। इसे कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसके तहत एक व्यक्ति को भी सम्मानित किया जाता है और कई पुरुषों को भी समूह के साथ भी किया जा सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक विश्व आर्थिक मंच ने फॉरेस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है, तो किसने की है, ये की है WEF ने। इसमें बताया है कि मानव जनित उत्सर्जन में 30% से अधिक योगदान जो है, इसमें योगदान जो है औद्योगिक गतिविधियों का है और विद्युत क्षेत्र ने 100% गीगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की है। फिर कुछ इसमें टारगेट दे रखे हैं INDC के 2030 तक हमें 35% उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य रखा गया था। 35% के लक्ष्य के मुकाबले 28% हमने हासिल कर लिया है। अगला है जो विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, तो ये विद्युत मंत्रालय और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस मंत्रालय ने दोनों ने मिलकर बनाई है। इसमें 2026-27 तक विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए 3 विनिर्माण स्थापित किए जाएंगे। पहले जो 2 दिए जाएंगे वो ब्राउनफील्ड प्रकृति के होंगे और दूसरा एक ग्रीनफील्ड प्रकृति का होगा। ठीक है, फिर इसमें कुछ प्रावधान दिए गए कि ये इको सेंसिटिव जो क्षेत्र है उससे दूर होगा और इसमें निजी कंपनियों के संयुक्त उद्यम में राज्य सरकार की जो 26% हिस्सेदारी अनिवार्य है और ये जो गठन किया जाएगा SSC और PMA इसके द्वारा गठन किया जाएगा इसका। फिर कुछ योजनाओं का महत्व भी है, इससे विनिर्माण लागत में कमी आएगी, संसाधनों का समुचित उपयोग होगा और लागत की तुलना में लाभ अधिक होगा, आयात निर्भरता में कमी आएगी और व्यापार घाटा भी कम हो जाएगा इससे। जल जीवन मिशन ने अपने लक्ष्य का 50% हिस्सा प्राप्त कर लिया है। 50% ग्रामीण परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। पहले ही 100% घरेलू कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर चुके कौन कौन से हैं राज्य, गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमनदीप, पुदुचेरी और हरियाणा, इन्होंने 100% घरेलू कनेक्शन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जिन राज्यों ने 90% घरेलू कनेक्शन प्राप्त किया है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और देश के 108 ज़िले
1.5 लाख गांव हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। तो हर घर जो जल है वो केंद्र सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम योजना है। और इसमें कौन कौन काम कर रहा है? जल शक्ति मंत्रालय और जल जीवन मिशन। ठीक है, जीवन मिशन 2019 में जल शक्ति मंत्रालय ने आरंभ किया गया था। 2024 तक ये चालू घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सेवा स्तर पर पेयजल उपलब्ध कराना है, इसका टारगेट है। तो कितने? प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर। ठीक है, फिर केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी दी है, तो वो तो पता ही है। पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 का रेशियो होता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें 100% का होता है। शेष राज्यों में 50-50 का होता है। फिर इसमें भारत टैप है। भारत टैप महुआ ने स्टार्ट की है। एक मिनट। तो इसमें भारत टेप है, इसमें महुआ ने स्टार्ट किया है भारत टेप योजना। ठीक है, पहल की शुरुआत की है। यह कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के अटल मिशन जो 2.0 है और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। भारत टेप का पहल का उद्देश्य है कम जल प्रवाह वाले सैनिटरी वेयर बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराना है, और इस तरह इस स्रोत पर भी जल की खपत को काफ़ी कम किया जा सकेगा। इसमें कम से कम 40% जल की बचत का होने का अनुमान है। फिर है NAREDCO माही की पहल निर्मल जल प्रयास को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भूजल का मानचित्रण करना है और प्रतिवर्ष 500 करोड़ लीटर की बचत करना है। ठीक है, और इस पहल के माध्यम से जल की बचत करने को प्रेरित किया जाएगा। और NAREDCO की स्थापना 1998 में महुआ के तत्वाधान में एक स्वायत्त स्वनियामक निकाय के रूप में की गई है, और NAREDCO महिला विंग की स्थापना की जाएगी इसमें। ठीक है, फिर अमृत जो स्कीम है 2.0, इसके बारे में बताया गया है। महुआ जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। और अमृत 2.0 2021 में 5 वर्ष की अवधि के लिए यानी वर्ष 2021-22 के लिए 2025-26 तक के लिए लॉन्च किया गया है इसे। 2021-22 से 2025-26 तक। इसका उद्देश्य है घरेलू एक तो इन्होंने टारगेट रखा है कि 2.68 करोड़ जो शहरी घरेलू नल का कनेक्शन है उनको प्रदान करना है, और 4700 शहरी स्थानीय निकायों के में सभी घरों में जलापूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करना है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है इसके तहत। और जो इसमें इसमें सभी जो जलापूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करना है, ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद प्रत्येक शहर के लिए सिटी वाटर बैलेंस प्रदान करना है। ठीक है, फिर उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन है, महुआ द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सभी शहरों में कचरा मुक्त बनाने के लिए किया गया था, और इसमें बताया गया था कि सभी शहरों में ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर के प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाएगा। फिर ODF प्लस श्रेणी को भी शामिल किया गया था सभी, और 1 लाख से कम आबादी वाले सभी शहर ODF++ की श्रेणी में भी शामिल हो जाएंगे। फिर PIM है, इसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय जल नीति 2002 में प्रमुखता प्राप्त कर ली है इसमें। और PIM का उद्देश्य स्थानीय समुदाय को इसके प्रबंधन और विशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देने हेतु केंद्रीकृत तरीके से जल का प्रबंधन करना है। और PIM अधिनियम 2007 का उद्देश्य जल प्रबंधन संघों के माध्यम से लाभार्थी किसानों के बीच संसाधनों के समान वितरण की निगरानी करना है। फिर राष्ट्रीय जल 2002, ये क्षेत्रीय नीति दस्तावेज है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। ये पहली नीति अपनाई गई थी 1987 में। फिर तदुपरांत इसकी समीक्षा की गई 2002 में, तथा बाद में 2012 में इसे अपडेट किया गया। फिर इसके बाद वाटर यूजर्स एसोसिएशन, यह समुदाय आधारित संगठन है। यह अच्छी तरह से प्रदर्शित करने वाली सिंचाई प्रणालियों के समान हित साझा करता है। कमांड क्षेत्र के भीतर WUA का गठन किया गया है। वे जल वितरण और संघर्ष प्रबंधन के लिए जिम्मेदार भी हैं। फिर उसके बाद UN एक्सपर्ट कॉल, ये है संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने राष्ट्रों से अपरंपरागत जल संसाधनों का दोहन करने का आह्वान किया है।
फिर इसमें इस पुस्तक में कुछ है परंपरागत जल संसाधनों का निम्नलिखित 6 व्यापक श्रेणियों की पहचान की गई है। तो इसमें बताया गया है, ठीक है, पहले तो अपरंपरागत जल संसाधनों में कौन कौन है? लवण युक्त जल है, खारा जल है, कृषि सिंचाई के लिए अपवहित जल और उपचारित अनुपचारित अपशिष्ट जल प्रवाह आदि शामिल है। इसमें कुछ पुस्तक हैं जो जिसके 6 व्यापक श्रेणी की पहचान की गई है। एक तो क्लाउड सीडिंग के लिए है, लवणीकरण के लिए है, ताज़ा खारे जल का लिए उपयोग के लिए जल का फिर से उपयोग करना है। फिर उसके बाद वर्षा जल का सूक्ष्मतम स्तर पर संचयन करना है। फिर रणनीतियाँ बता रखी हैं कि R&D के को बढ़ावा दिया जाना चाहिए इसमें, और अपरंपरागत जल के उपयोग से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचा। अपरंपरागत जल को विश्व के विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पूरक एवं बहुआयामी दृष्टिकोण का समर्थन किया जाना चाहिए। फिर प्रधानमंत्री ने कलोल जो गुजरात में की बात करते हैं, तो इसमें नैनो यूरिया, ये पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है इसमें, ठीक है। तरल नैनो यूरिया के बारे में बात करें तो पेटेंट रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, और यह उर्वरक नैनो नाइट्रोजन कणों 20 से 50 नैनोमीटर से निर्मित है। यह नैनोमीटर 1 मीटर के 1/11 हिस्से के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें लाभ बता रहे हैं कि एक तो यूरिया से आयात में कमी आ जाएगी, लागत में कमी आएगी, तो लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, मिट्टी जल वायु प्रदूषण में कमी आ जाएगी इसमें, ठीक है। और जो भूमिगत जल की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो इसके बाद नैनो प्रौद्योगिकी के अन्य संभावित उपयोग दिए गए हैं। शाकनाशियों, कीटनाशकों, अन्य उर्वरकों के लिए नैनो फार्मास्यूटिकल जो फार्मुलेशन का उपयोग किया जा सकता है, नैनो सेंसर का उपयोग किया जा सकता है इसमें। फिर है बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात भीषण तूफान ले सकता है, इसका है तो आसानी शब्द, ठीक है। पहले तो ये आसानी जो है 2022 में हिंद महासागर क्षेत्र में पहला चक्रवाती तूफान है, और यह श्रीलंका ने इसका नाम दिया गया है। इसका नाम इसका अर्थ है क्रोध, और भारत द्वारा नामित कुछ हैं जैसे कि घुरोणी है, प्रोबारो, झार और मुरासू, ये भारत ने नामित किए गए हैं चक्रवात के नाम। थाईलैंड ने किया है नाम आसानी के बाद जो है सितरंग कहा जाएगा। फिर उसके बाद कुछ परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर चक्रवात बनते हैं, जैसे एक तो 27% अधिक तापमान होना चाहिए, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर पवन की गति में आंशिक बदलाव होना चाहिए, कमजोर निम्न दबाव का क्षेत्र होना चाहिए, और अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें बताया गया कि बंगाल की खाड़ी अरब सागरों में चक्रवात का नामकरण स्टार्ट हुआ था वो 2004 में हुआ था शुरू। फिर चीनी सिंकहोल में प्राचीन वन खोजा गया है, सिंकहोल। तो अभी चीनी के ग्वांसी जियांग स्वायत्त क्षेत्र में एक विशाल काष्ठ सिंकहोल के तल में एक प्राचीन वन की खोज की गई है। तो ये सिंकहोल जो है, ये सिंकहोल भूमि के में से बने गर्त होते हैं। इसका निर्माण जब पृथ्वी की सतह से की परतें गुफाओं में गिरने लगती हैं। सिंकहोल अक्सर कीप के आकार के होते हैं, और ये अचानक बिना किसी चेतावनी के निर्मित हो सकते हैं। कुछ प्राकृतिक प्रक्रिया भी होती है, मानवीय गतिविधियाँ भी सिंकहोल बनती हैं। 2 प्रकार के सिंकहोल मौजूद हैं। एक प्रकार तो ये है कि छत की जब गुफा की छत गिर जाती है तो भूमिगत गुफा को उजागर कर देती है, और दूसरा ये है कि जल मृदा के नीचे की मिट्टी को घोल देता है और यह भूमिगत गुफा निर्मित हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है काष्ठ तब बनता है जब वर्षा का जल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, जैसे ही वायुमंडल से वर्षा होती है। एक सिंकहोल में कोई प्राकृतिक बाह्य सतही जल की निकासी नहीं होती है। पेंटानल वेटलैंड की बात करें तो पेंटानल जो है ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ताजे जल की आर्द्रभूमि पेंटानल के नष्ट होने का खतरा है, और पेंटानल आर्द्रभूमि दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। और यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमियों में से एक है, और यह ब्राज़ील, पराग्वे और बोलीविया में 1,79,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है। और यह 2000 में और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो ये इतना पता होना चाहिए। तो ये हमारा इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ा टाइम लग गया था इसमें कुछ ज़्यादा ही, तो थोड़ा बड़ा भी टॉपिक था इसलिए टाइम लग गया। और ये जो अगर PDF आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम लिंक पे आप जा सकते हो, और सर ठीक है, वो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। तो थैंक यू सो